नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएचटी के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 हल करेंगे, जिसमें हम लोग फेबियनवाद, उपयोगितावाद, आदर्शवाद और लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपकी आगामी टीएसटी पीएचटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फेबियनवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फेबियनवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा फेबियनवाद से क्या है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, फेबियनवाद किसका एक रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, फेबियनवाद किसका एक रूप है। ए कह रहा है साम्यवाद का, बी समाजवाद का, सी व्यक्तिवाद का, या डी उदारवाद का। तो फ्रेंड्स, फेबियनवाद जो है वह एक समाजवाद का क्या है, एक रूप है। कौन? फेबियनवाद समाजवाद का ही एक रूप है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समाजवाद। ठीक है, कौन सा? बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, फेबियनवादी समाजवाद की स्थापना कहाँ हुई। ए फ्रांस में, बी इंग्लैंड में, सी भारत में, या डी इटली में। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, फेबियनवाद की जो स्थापना हुई थी वह हमारे इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स? इंग्लैंड में, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फेबियनवादी समाजवाद की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 बहुत अच्छा प्रश्न है। फेबियनवाद का जनक कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, फेबियनवाद का जनक कौन है। मुझे लगता है कि ऑप्शन देखकर सभी लोग समझ चुके होंगे। तो आइए ऑप्शन देखिए आपके पास क्या क्या है। ए कह रहा है रॉबर्ट ओवेन, बी बिट्रिक्स सॉरी फ्रेंड बिट्रिस वेब, सी चार्ल्स फोरियर, और डी है टॉमस डेविडसन। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, फेबियनवाद का जो जनक माना जाता है बिट्रिस वेब को माना जाता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ए 1882 में, बी 1848 में, सी 1884 में, या डी 1888 में। तो फ्रेंड्स, फेबियनवादी की जो फेबियन सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, वह 1884 ईस्वी में हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1884 में। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। फेबियनवाद का नामकरण किसके नाम पर किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, फेबियनवाद का नामकरण किसके नाम पर किया गया। ए कह रहा है आपका टॉमस डेविडसन, बी ओवन, सी फेबियस कंकटेटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 5 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फेबियनवाद का जो नामकरण किया था वे हमारे कौन थे, फेबियस कंकटेटर थे। कौन? फेबियस कंकटेटर, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 6, क्रमिकता की अनिवार्यता का सिद्धांत किसने दिया था। ए सिडनी वेब, बी ट्राटस्की, सी लेनिन, या डी मार्क्स। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्रमिकता की अनिवार्यता का जो सिद्धांत हमारे सिडनी वेब महोदय ने दिया था। किसने? सिडनी वेब महोदय ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, ए ऑप्शन सिडनी वेब। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, वीडियो तो लोग देखते हैं, शायद अच्छी नहीं लगती हो इसलिए लाइक नहीं करते हैं लोग। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर से कर दिया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अलग अलग पुस्तकों से, जो कि काफ़ी अच्छी पुस्तकें, चर्चित पुस्तकें होती हैं, ऐसे ऐसे पुस्तकों से मैं आप लोगों के लिए प्रश्न ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ। तो एक लाइक कर दिया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, फेबियस कहाँ का सेनापति था। जो फेबियस था वो हमारा कहाँ का सेनापति था। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके पास इटली का, बी है ब्रिटेन का, सी है फ्रांस का, और डी है रोम का। तो फ्रेंड्स, फेबियस जो था वह रोम का सेनापति था। कहाँ का? रोम का सेनापति था, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रोम का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8, फेबियनवाद के अनुसार राज्य एक डॉट डॉट है। क्या है? ए आवश्यकता,
बी अनावश्यक बुराई, सी सकारात्मक अच्छाई या डी नकारात्मक बुराई। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, फेबियनवाद के अनुसार जो राज्य है वह एक सकारात्मक अच्छाई है। क्या है? सकारात्मक अच्छाई है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सकारात्मक अच्छाई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, फेबियनवाद समाज में किस माध्यम से परिवर्तन लाना चाहता है? ए वाद विवाद द्वारा, बी धर्म के द्वारा, सी संगीत के द्वारा या डी क्रांति के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपकी अवधारणाएं हैं, फेबियनवाद हो गया, उपयोगितावाद हो गया, गांधीवाद हो गया, समाजवाद हो गया, अन्य जो धारणाएं हैं, इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है। और मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो भी प्रश्न उपलब्ध करा रहा हूँ, इसको आप एकदम रट डालिए, ठीक है, क्योंकि इनसे प्रश्न फिक्स है कि आपके बनने वाले हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, वाद विवाद द्वारा, ठीक है। फेबियनवाद जो समाज में परिवर्तन लाना चाहता है वह वाद विवाद के माध्यम से लाना चाहता है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, फेबियन एसेज का संपादक कौन था? फेबियन एसेज एक पुस्तक थी, इसका संपादक कौन था? ए प्रूधो, बी कैंपबेल, सी बर्नार्ड शॉ या डी वेल्स। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10 जो कह रहा है फेबियस एसेज का संपादक कौन था, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्नार्ड शॉ। कौन? बर्नार्ड शॉ हो जाएगा राइट आंसर, फेबियस एसेज का संस्थापक, संपादक, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए आगे हम लोग देखते हैं और उपयोगितावाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ये उपयोगितावाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं उपयोगितावाद से महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, ए प्रश्न नंबर 1, आधुनिक युग का प्रथम उपयोगितावादी कौन है? आधुनिक युग का प्रथम उपयोगितावादी कौन है? ए बेंथम, बी मिल, सी हॉब्स या डी लाक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक युग का जो युग का प्रथम उपयोगितावादी माने जाते हैं वो हमारे हॉब्स महोदय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? हॉब्स महोदय माने जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हॉब्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, हॉब्स ने उपयुक्तवाद को किस तरह व्याख्यायित किया है? हॉब्स ने उपयुक्तवाद को किस तरह से व्याख्या उसकी की है? ए समानता के आधार पर, बी मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद या सी यथार्थवाद या डी व्यवहारवाद। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 2 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन पूर्व उपयोगितावादी था? ए बेंथम, सी हॉब्स, सी लाक, डी हेलोवेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए हमारे बेंथम है, बी हॉब्स हैं, सी लाक हैं और डी हेलोवेल हैं। तो हमारे पूर्ण रूप से उपयोगितावादी कौन थे फ्रेंड्स? तो हमारे बेंथम महोदय थे। कौन थे? बेंथम महोदय थे, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किसका मूल मंत्र है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम जो सुख है किसका मूल मंत्र है? ए ग्रीन का, बी बेंथम का, सी हॉब्स का या डी लाक का। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, बेंथम। ठीक है, बेंथम के अनुसार जो कहा गया था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ठीक है, ये इनका एक मूल मंत्र था, किसका? बेंथम का, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, उपयोगितावाद से संबंधित प्रश्न है। उपयोगितावाद की राज्य विषयक धारणा क्या है? ए शोषण का यंत्र, बी अनावश्यक बुराई, सी आवश्यक बुराई या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 5 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवश्यक बुराई। ठीक है, उपयोगितावाद की जो राज्य विषयक धारणा थी वह आवश्यक बुराई थी। कौन सी? आवश्यक बुराई, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 6 फ्रेंड्स स्किप कर दिया गया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उस प्रश्न में त्रुटि थी, इसलिए उसे स्किप कर दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 7 को हम लोग देखते हैं, आर्थिक क्षेत्र में कौन मुक्त प्रतियोगिता की व्यवस्था का समर्थक था? ए ग्रीन, बी मिल, सी बेंथम, डी स्मिथ।
तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मिल। ठीक है, कौन सा? बी, मिल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, किसने उपयोगितावाद को आपाधापी का सिद्धांत कहा है? ठीक है, उपयोगितावाद को क्या कहा है? आपाधापी का सिद्धांत। किसने? ए मैक्सी ने, बी कार्लाइल ने, सी हीगल ने, या डी ब्लैक रोस्टोन ने। तो फ्रेंड ब्लैक स्टोन ने। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्लाइल ने। ठीक है, कार्लाइल ने क्या उपयोगितावाद को कहा है? आपाधापी का सिद्धांत कहा है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9, उपयुक्ततावाद का मूल कहाँ मिलता है? ए पाइथागोरस के विचारों में, बी रूसो के विचारों में, सी एपिक्यूरियन विचारधारा में, या डी सिनिक्स विचारों में। तो फ्रेंड्स उपयुक्ततावाद का जो मूल कहाँ पर मिलता है हमारा, जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी एपिक्यूरियन विचारधारा में। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? एपिक्यूरियन विचारधारा में मिलता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उपयुक्ततावाद को सिद्धांत का स्वरूप किसने प्रदान किया? ए बेंथम ने, बी लाक ने, सी ह्यूम ने, या डी मिल ने। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, उपयुक्ततावाद को जो सिद्धांत का स्वरूप प्रदान करने वाले हमारे कौन थे? बेंथम महोदय थे। कौन? बेंथम। यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बेंथम ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस सेक्शन में हम लोगों ने उपयुक्ततावाद से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आगे हम लोग आदर्शवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आदर्शवाद से संबंधित पहला प्रश्न हमारा क्या है उसे देखते हैं। देखिए आदर्शवाद से संबंधित पहला प्रश्न हमारा क्या है, आदर्शवाद का प्रारंभिक प्रवर्तक किसे माना जा सकता है? ठीक है, किसे माना जा सकता है? ए प्लेटो को, बी सुकरात को, सी सेनेका को, या डी हीगल को। तो प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, आदर्शवाद की जहां पे बात आती है वहां पे हमारे प्लेटो महोदय का मुख्य रूप से नाम आता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटो को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक। ठीक है, आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक क्या है? नैतिक संघ है, बी राजनैतिक संघ है, सी धार्मिक संघ है, डी सामाजिक संघ है। तो फ्रेंड्स आदर्शवादियों के अनुसार जो राज्य है वह एक नैतिक संघ है। क्या है? नैतिक संघ है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक संघ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मध्य युग में आदर्शवाद को किसने आगे बढ़ाया? ए टॉमस मूर ने, बी ग्लाकन ने, सी आगस्टीन ने, डी इनमें से किसी ने नहीं। तो फ्रेंड्स मध्य युग में जो आदर्शवाद को आगे बढ़ाने वाले थे वह हमारे कौन थे? टॉमस मूर थे। कौन थे? टॉमस मूर, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, यूटोपिया किसकी कृति है? फ्रेंड्स ये यहाँ पे कृति होना चाहिए। ठीक है, हाँ, यूटोपिया किसकी कृति है? तो ए ऑप्शन आपके पास रूसो की, बी टॉमस मूर की, सी प्रूधो की, डी एक्विनॉस की। तो फ्रेंड्स जो यूटोपिया है यह हमारे टॉमस मूर की कृति है। किसकी? टॉमस मूर की कृति है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, टॉमस मूर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, उग्र आदर्शवाद का समर्थक कौन है? उग्र आदर्शवाद का समर्थक कौन है? ए है आपके पास ऑप्शन हीगल, बी स्पेंसर, सी ग्रीन, डी लाक। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हीगल। उग्र आदर्शवाद का जो समर्थक है वह हमारे हीगल महोदय हैं, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 देखिए कह रहा है, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, यह कथन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यह मैंने आप लोगों को अगले प्रैक्टिस सेट में इसके पहले किसी एक प्रैक्टिस सेट में इसका मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिया। इस प्रश्न का थोड़ा सा घूम के रहा होगा, लेकिन यही प्रश्न एकदम सेम था। तो आइए देख लेते हैं। आपके पास ऑप्शन ए है ग्रीन का, बी मिल का, सी बेंथम का, डी हीगल का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का हमारा ऑप्शन ए ग्रीन का। ठीक है, ग्रीन के अनुसार राज्य का आधार जो है शक्ति नहीं बल्कि क्या है? इच्छा है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 8 देखिए कह रहा है, राज्य के लिए युद्ध को किसने आवश्यक बताया है? ठीक है, राज्य के लिए युद्ध क्या है? आवश्यक है। यह किसने आवश्यक बताया है? ए
ट्रिटस्के ने, बी रसेल ने, सी लिंडसने ने, फिर डी है आपका ऑस्टिन ने। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ट्रिटस्के ने। ठीक है, ट्रिटस्के ने राज्य के लिए युद्ध को आवश्यक माना है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, किस ग्रंथ को आदर्शवाद का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए रिपब्लिक को, बी मॉडर्न डेमोक्रेसी को, सी पॉलिटिक्स को, डी स्वतंत्रता को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस ग्रंथ को आदर्शवाद का आदि ग्रंथ कहा जाता है? प्रश्न नंबर 9 सभी लोगों को पता है कि रिपब्लिक को क्या है, महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है आदर्शवाद का। ठीक है, तो यानी कि आदर्शवाद का आदि ग्रंथ हमारा रिपब्लिक को कहा जाता है, कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। अगला प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10, राज्य को दार्शनिक राज्य किसने कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ऑप्शन में आपके प्लेटो नहीं है, लेकिन उससे पहले किसी ने कहा है, कौन? ए बार्कर ने, बी विलोबी ने, बी बर्नस्टीन ने, डी बोशांके ने। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, राज्य को दार्शनिक राज्य किसने कहा है? प्रश्न नंबर 10। तो सब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा बोशांके। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बोशांके ने कहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स इस सेक्शन में हम लोगों ने आदर्शवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। इसके बाद हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा देखिए कह रहा है, लोक कल्याणकारी शब्द कब से प्रचलित माना जा सकता है? ए यूनान काल से, बी मध्य युग से, सी आधुनिक युग से, डी मार्क्स के समय से। तो फ्रेंड्स लोक कल्याणकारी जो शब्द है ये यूनानी काल से क्या है, प्रचलित माना जा सकता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यूनानी काल से। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए कह रहा है, लोक कल्याणकारी राज्य का ध्येय क्या है? ए स्वतंत्रता, बी सर्व कल्याण, सी उपयुक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोगों को ऑप्शन देखते ही पता चल गया होगा कि लोक कल्याणकारी राज्य का जो ध्येय है वह स्वतंत्रता और सर्व कल्याण दोनों ही है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कल्याणकारी राज्य के मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं है। कौन? ए निर्धनता की समाप्ति, बी समानता की प्राप्ति, सी धर्म का संरक्षण, डी जन कल्याण। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, धर्म का संरक्षण। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसमें हमारा निर्धनता की समाप्ति होती है, समानता की प्राप्ति होती है, जन कल्याण होता है, लेकिन धर्म का संरक्षण उसके अंतर्गत उसके मुख्य उद्देश्यों में नहीं आता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, धर्म का संरक्षण। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 4, कौन सा कार्य कल्याणकारी राज्य का नहीं है? ए आर्थिक विकास, बी नागरिकों की सुरक्षा, सी वंशानुगत विकास, डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा, मुझे लगता है सभी लोग गेस कर चुके होंगे, ऑप्शन सी वंशानुगत विकास। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आधारित है किस पे? ए मार्क्सवादी सिद्धांत पर, बी व्यक्तिवादी सिद्धांत पर, सी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर, डी आदर्शवादी सिद्धांत पर। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमारा क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आधारित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी शासन की भावना का संरक्षक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई ऑप्शन है आपके पास, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो फ्रेंड्स लोक कल्याणकारी शासन से की जो भावना है इसका संरक्षण हमारे भाग 4 में इसका उल्लेख मिलता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भाग 4। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, आर्थिक व्यवस्था का संचालन व आय के अधिकाधिक समान वितरण इस मत का कौन समर्थक है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं, आर्थिक व्यवस्था का संचालन व आय के अधिकाधिक समान वितरण इस मत का कौन समर्थक है? ए मार्क्स, बी डॉक्टर अब्राहम, सी लेनिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर अब्राहम। ठीक है, कौन है इसके समर्थक?
ऑप्शन बी जो हमारे डॉक्टर अब्राहम महोदय हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लोकतंत्र के लिए लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति अहितकर है, यह मत है। यानी लोकतंत्र के लिए जो लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति है यह अच्छी नहीं है, उसके हित के लिए अच्छी नहीं है। यह किसका मत है? ए मार्क्सवादियों का, बी व्यक्तिवादियों का, सी आदर्शवादियों का, डी फांसीवादियों का। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह जो मत है हमारे व्यक्तिवादियों का मत है कि लोकतंत्र के लिए जो लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति है यह उसके लिए अच्छी नहीं है, यानी कि अहितकर है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये प्रश्न हम लोगों का आखिरी प्रश्न होगा इस टेस्ट का। तो आइए देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। यह किसने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य साम्यवाद और व्यक्तिवाद का मध्यम मार्ग है? किसने कहा है? ए हॉफमैन, बी हर्मशा, सी मैकाइवर, डी लास्की। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए हॉफमैन। यह किसने कहा है? हॉफमैन ने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य साम्यवाद और व्यक्तिवाद का क्या है? मध्यम मार्ग है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हॉफमैन। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।